नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। गाजीपुर से है खबर। गाजीपुर से बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है आज और दोपहर 3 बजे के करीब पुलिस लाइन हेलीपैड में उतरेंगे सीएम योगी और इसी के साथ ही दोपहर 3:10 पर राइफल क्लब पहुंचेंगे। 3:10 से 4:40 तक अफसरों के साथ उनकी बैठक भी होनी है और विकास और जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे। शाम करीब 4:50 पर लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो वहीं ये जो दौरा है गाजीपुर का बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासनिक रूप से जो तैयारियां वो पूरी की जा चुकी हैं और अलर्ट भी दिया गया है। तो पूरी तैयारियां देखी जा रही हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। गाजीपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद यानी कि 3:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे गाजीपुर। तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है उसको लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे। जनता से सीधा रुख भी करेंगे और साथ ही सरकार की ओर से संचालित की जाने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी देते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर तैयारियों को लेकर के दिखा रहे हैं आपको। गाजीपुर से ये तस्वीर है। तो सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं। पूरा जो मैदान है उसे नीट एंड क्लीन देखा जा रहा है। स्वच्छ साफ करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों की ओर से। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा गाजीपुर का। गाजीपुर से ये तस्वीर और खबर बता रहे हैं आपको। सीएम योगी का आज दौरा है। 3:10 पर राइफल क्लब पहुंचेंगे। 3:10 से 4:40 तक अफसरों के साथ बैठक होगी, मीटिंग करेंगे और इसी के साथ ही ये बैठक भी समीक्षा बैठक है। विकास कार्यों को लेकर जायजा लेंगे। जन कल्याण जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सफाई कर्मी अपना काम करने में लगे हुए हैं। लगभग सारी ही व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। अब इंतजार है चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कि जैसे ही वो पहुंचते हैं गाजीपुर, वैसे ही उनकी जो कार्यक्रमों की रूपरेखा है वो भी तैयार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 3:10 का वो समय बताया जा रहा है। 3:10 से 4:40 तक अधिकारियों के साथ मुलाकात और बातचीत के साथ ही ये बैठक होनी है, समीक्षा बैठक इसे कहा जा रहा है। विकास और जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उसे भी करेंगे। शाम करीब 4:50 पर फिर से राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इकरार खान इसी खबर पर है। इकरार तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा है बस आगमन का सीएम योगी आदित्यनाथ के। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें, क्या कुछ है? जी, बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा। तो मैं बता दूं कि 2:40 पर वाराणसी एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन गाजीपुर आएंगे। उसके बाद बाई रोड वहीं पुलिस लाइन में भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहां से फिर
बाई रोड राइफल क्लब में आए हुए, जो पुलिस विभाग और जिलाधिकारी की समन्वय समिति की मीटिंग लेंगे। उसके बाद वहाँ 4:45 पे फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। जी इकरार, जिस तरह से देखा जा रहा है कार्यक्रम होना है गाजीपुर में, लेकिन उसके साथ ही जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, उसको लेकर के बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ खास तौर पर। और ये बैठक समीक्षा बैठक मानी जा रही है, पूरा जायजा लेते भी नजर आएंगे। और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक के दौरान? जी बता देना चाहता हूँ कहीं ना कहीं बहुत खास होना। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ उत्तर प्रदेश निष्पक्ष पदाधिकारी प्रक्रिया जो 60,244 भर्ती उनका भी बोर्ड लगाया गया। और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था के साथ साथ जिलाधिकारी के सामने जो वीडियो उसके ऊपर जो बात करेंगे। उसके बाद यही भर्ती मेडिकल कॉलेज वहाँ भी जाके वहाँ मेडिकल का मुआयना करेंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। जी बहुत शुक्रिया इकरार, पूरी जानकारी देने के लिए। सोनभद्र से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिस ने हत्या का रासवास किया है। वहीं आरोपी को लेकर के देखा जा रहा है कि गिरफ्तार भी उसे किया गया है। जमीन के विवाद को लेकर के हत्या करने का आरोप लगा था। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और खोखा बरामद किया गया। हत्या अभियुक्त के कब्जे से पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। घर पर सो रहे व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गई थी। 17 से 18 जून के मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे हुए थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया। और अरनाथ यादव के परिजनों ने हत्या का मामला चूंकि दर्ज कराया है, थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने खुलासा किया है। शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये हत्या की गई है। शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव का मामला, जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है। जो आरोपी से हत्या में इस्तेमाल तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। खबर आपको बता रहे हैं, हत्या अभियुक्त के कब्जे से पल्सर बाइक भी बरामद की गई। साथ ही खबर लक्सर से, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों ने शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करना मुनासिब नहीं समझा है। मुख्य नाले, चौक और इसी के साथ ही मानसून सीजन में होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी देखी जा रही है। रिहायशी इलाकों में जल भराव होना तय माना जा रहा है, जिससे स्थानीय जो बाशिंदे हैं उनके आवागमन में दुश्वारियों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि नगर पालिका सिर्फ कागजों में सफाई दिखाने की खानापूर्ति कर ली गई है। और उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल का कहना है कि सफाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जब उन्हें हकीकत से रूबरू कराया गया तो उन्होंने तत्काल नगर पालिका को जरूरी निर्देश जारी किए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अधिकारी ही स्थिति से अनजान है तो आखिर लक्सर को जलमग्न होने से बचाएगा कौन?
देता नहीं। वे हर साल आते हैं खाले की सफाई के लिए, और इधर से इसका बबलुआ खेत खुदवा दो, इधर से खेत हमारा खुदवा दो, क्योंकि अधिकारी यहीं आता है, यहीं देखता है और आगे पीछे कहीं देखते। ये खड़े का पुड़ी बैठा पड़ा 3 फुट का कुल खड़े का पुड़ी हो, नीचे आप देखो, जहाँ के ध्रुव आगे देखो 3 फुट का बम्बा कुल पर, जबकि 15 फुट का। हाँ, खड़े का जो बम्बा नीचे कह रहा है 15 फुट, और फिलहाल मौके पर 3 फुट है खड़ा। मतलब ये पुल का जो बम्बा पर 3 फुट है, बस बाकी सब हटा गया। आप ही सुनते हैं? नगर पालिका की है, जो चेयरमैन बनते हैं वे महाचोर, जो अधिकारी आते हैं वे उससे बड़े चोर। में जो नगर पालिका और नगर पंचायत वो लगातार नालों की सफाई जारी है। आपके द्वारा जो बताया गया है कि एक जो मुख्य नाला है लखनऊ में सिमली के पास, वहां पर वो बड़ा नाला है, वहां पर अभी मेरी जो ईओ लखनऊ नगर पालिका के हैं उनसे बात हुई, वो जल्दी वहां पर मशीन लगाएंगे, कह रहे हैं वहां पर टेंडर हो गया है, तो आज या कल में वहां पर मशीन के द्वारा उसकी सफाई होगी। मथुरा से खबर बता देते हैं आपको। कथावाचक मणि सिंह यादव के साथ हुई अमर्यादित व्यवहार पर साधु संतों ने प्रतिक्रिया जतानी शुरू कर दी है। साधु संतों ने प्रतिक्रिया जताते हुए अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा की और अधिकांश लोगों का कहना है कि कथावाचक को आमंत्रित करने के बाद जातीय आधार पर अपमानित करने वाले ब्राह्मण तो दूर सनातनी कहलाने का हक नहीं रखते, क्योंकि सनातन संस्कृति विश्व बंधुत्व की सीख देती है। आइए सुनते हैं मथुरा के साधु संत क्या विचार रखते हैं। देखिए, कल ही मैंने इस बारे में आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या मतलब मीडिया के माध्यम से मेरे को ये जानकारी हुई और मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। जो भी है इस तरीके की हरकत करने वाले, वो ब्राह्मण तो बाद में के सनातनी भी मैं उनको नहीं मान सकता। वो अपने को अगर ब्राह्मण होने का दंभ भरते हैं तो ये ब्राह्मणोचित कोई कार्य नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में सभी जातियों को ये अधिकार है कि वो प्रवचन भी कर सकते हैं और गद्दी पर बैठकर धार्मिक व्यवस्थाएं, एक अनुष्ठान जरूर एक ऐसी चीज है जो कि हमारे वेदों से और शास्त्रों से चली आ रही है, उसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। मगर किसी विशेष अनुष्ठान के अलावा कोई भी कथा प्रवचन करनी हो तो वो कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। अगर कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर इस तरीके का जो कृत्य किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और धर्म रक्षा संघ हमेशा ऐसे सनातन को आगे बढ़ाने वाले, सनातन को जो लोग इस तरीके से अपना आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं उनके साथ खड़ा है। और ऐसे चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी और जाति के व्यक्ति हो, मैं उन लोगों को उनकी निंदा करता हूं, उनका विरोध करता हूं। और अगर मौका लगेगा तो हम यहाँ से भी अपनी टीम लेके जाएंगे और ऐसे व्यक्ति के जिसके संग ये दुर्व्यवहार हुआ है उनसे हम क्षमा याचना भी करेंगे। दरअसल ये जातिवाद का मामला है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं और उन्हीं को व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाचने का अधिकार है। वो शायद जाति से यादव थे और संयोग ऐसा को गांव पूरा ब्राह्मणों का था और एक ब्राह्मण परिवार के द्वारा उनको बाकायदे आमंत्रित किया गया था और अनजाने में ही वो यादव आमंत्रित हो गए थे और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। यद्यपि बड़ा खेद का विषय है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार वो कथा व्यास के रूप में थे, तो केवल बिरादरी को लेकर नहीं किया जाना चाहिए था। उनको सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा कर देते कि भाई हम यादव से कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि होता ये है कि सदैव ब्राह्मण आदरणीय पूजनीय रहा है और गद्दी पर एक यादव बैठेगा और मान लो मैं गया तो मैं तो गद्दी के नाते प्रणाम करूँगा। कोई भी ब्राह्मण जाएगा, साधु जाएगा तो गद्दी के नाते प्रणाम करेगा। तो इससे जो भी कथा व्यास हैं उनको भी अपराध लगेगा, उनके पूर्वज भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन्होंने केवल व्यावसायिक दृष्टि से जो इस कार्य को अपनाया
इसमें उनकी बहुत बड़ी त्रुटि है। ये देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और समाज में एक भेद और नफरत फैलाने वाला कार्य है। और इस तरह शिखा काट देना और उन्हें प्रताड़ित करना, भागवत मंच से उसे उतार देना, ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। और पूरी अभी हमारे पास सूचना नहीं आई है, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है। जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वो उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और शीघ्र ही उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से खबर है, जहां पर कथावाचक मणि सिंह के साथ बर्बरता और घटना का अयोध्या के संत समाज ने निंदा की। चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला से नाक रगड़वाई, हारमोनियम तोड़ा, भागवत कथा में हिंसा का तूफान। स्वामी राम दिनेशाचार्य ने कहा कि हिंसा अस्वीकार्य है। अयोध्या के संत समाज ने घटना की तीखी निंदा की है और इटावा की घटना ने धार्मिक मर्यादा को लज्जित किया है। कथावाचक मणि सिंह के साथ ये बर्बरता की गई है। देखिए, हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। और उसके साथ साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्य जिसका हो उसको वही करना चाहिए। अपना नाम, अपना रूप छिपा करके किसी भी ऐसे कृत्य को नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में विद्वेष फैले। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, मैं उनकी सराहना नहीं करता हूं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी समाज के लिए आवश्यक नहीं है। पर ऐसे जिम्मेदार लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो जिसका कृत्य है उसको वही कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, इटावा में जो घटना हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अमर्यादित व्यवहार करना अत्यंत निंदनीय और दुखद है। मगर मैं दो चीज बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो पक्ष हैं, एक अनुष्ठान पक्ष है, एक रसास्वाद पक्ष है। श्रीमद् भागवत अगर अनुष्ठान पक्ष है तो उसके लिए वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, परब्रह्म में भी निष्णात हो, वेद शास्त्र का मर्मज्ञ हो और दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, निष्प्रिय हो। इसलिए भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय में आया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? कहा विरक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए। अगर रसास्वाद पक्ष हो। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।